पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज आंध्र के बाद तमिलनाडु। ठीक 35 दिन पहले जयललिता ने कहा था अब तमिलनाडु से भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। जिक्र बहुत साफ था और बीते दिनों जो रैली की गई उसमें भी इस बात का संकेत आया कि दरअसल वो दिल्ली में प्रधानमंत्री पद की दावेदार खुद को बताने से चूक नहीं रही है। बहरहाल जिस स्टॉक एक्सचेंज में है उसमें कौन ऊपर है कौन नीचे, आइए पहले हम एक मेथोडोलॉजी दिखा दें आपको। यह 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक के बीच 1358 कुल सैंपल यानी इंटरव्यू जिनसे लिए गए, ये उसका जिक्र है। और जो वोट प्रोजेक्शन या कहें जो मतों का हिस्सा है हम उसको आपको दिखलाते हैं। सबसे पहले तमिलनाडु में एआईडीएमके अलग अपने बूते लड़ रही है, डीएमके अपने बूते लड़ रही है, कांग्रेस अलग है, बीजेपी ने कुछ साथी दलों से समझौते किए हैं। लेकिन स्थिति देखिए क्या है। ये पहली स्थिति 8% वोट कांग्रेस के हिस्से में है, लेकिन दूसरी तरफ 16% बीजेपी प्लस बीजेपी ने जो भी समझौते किए हैं उसके मद्देनजर है, जो भी अपने गठबंधन सहयोगियों को साथी को खड़ा किया है। लेकिन ये देखिए डीएमके और एआईडीएमके, असल खेल इन्हीं दोनों के बीच है। और डीएमके 29%, जो पिछली बार 36% के लगभग थी, इस बार 36% जयललिता, यानी उन्हें फायदा इन्हें घाटा। ये एक स्थिति लगातार दोनों की बनी हुई है। 11% अन्य के हिस्से में आ रहे हैं। लेकिन सवाल एक ये है कि अगर सीटों में इसे बदल दिया जाए तो क्या स्थिति बनती है। जयललिता लाभालाभ की स्थिति में जबरदस्त है इस बार। राहुल गांधी का जिक्र इसलिए क्योंकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है। सामान्य तौर पे एक सीट जिक्र हो, ये भी नहीं है इसमें, बहुत साफ तौर पे 8% वोट, लेकिन एक भी सीट नहीं। बीजेपी प्लस में 4 से 6 सीट का जिक्र है। लेकिन एआईडीएम के जो कि 36% वोट है, उन्हें देखिए 20 से 24 सीट मिल रही है। पुरानी स्थिति में जाइएगा तो ये सिंगल डिजिट में लगातार बीते 2 चुनाव में 2004-2009 में रही है जयललिता यानी एआईडीएम के। और डीएमके तमाम भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बावजूद भी, खासतौर से राजा का नाम आया, फिर बेटी, इन सब के बीच मजबूरी एक और भी हुई है। दरअसल डीएमके में स्टालिन को लेकर उनके अपने भाई का विद्रोह, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। 9 से 13 सीट डीएमके के पास है और अदर्स जो है वह 0 से 2 सीट। 0 से 2 का मतलब यह है, हम आपको बता दें, वहाँ पर लेफ्ट की भी प्रेजेंस है। सीपीआई और सीपीएम ने अपने तौर पर समझौता किया था, जयललिता ने इसे तोड़ दिया अकेले आगे। लेकिन एक सवाल यहाँ पर था बेस्ट पीएम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। देखिए आंध्र में कोई नहीं था, लेकिन जयललिता को 29% लोग मानते हैं कि वो बेस्ट पीएम है। और ये आंकड़ा मोदी के ऊपर है क्योंकि मोदी के पक्ष में 25% लोग हैं। राहुल गांधी बहुत पीछे 19% है। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में पीएम पद, और सोनिया 2%, ये हिस्से दिखाई दे रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, जो प्रयोग आंध्र में हो गया, जो सफलता दिखाई दे रही है, तमिलनाडु में वो नहीं दिखाई दे जा रही है। क्या एआईडीएमके और डीएमके अपनी परिस्थिति में मौजूद है? क्या गठबंधन इनसे नहीं हो पाया, ये गड़बड़ी है? या एक लहर की बात भी जो होती है, तमिलनाडु आते ही जयललिता का कद बड़ा हो गया है नरेंद्र मोदी से, जो सामान्य राज्यों में दूसरी जगहों पर हुआ नहीं था, यहां हो गया है। क्या लगता है कि गठबंधन में चूक हुई है? देखिए तमिलनाडु की अपनी एक विशिष्ट राजनीतिक स्थिति है। मैं आपके इस सर्वे के आधार पर भी ये कहना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है तमिलनाडु की राजनीति में पहली बार, जब वहां के छोटे दलों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधे गठबंधन किया। इससे पहले वो अगर हमारे साथ गठबंधन में रहे तो या तो एआईएडीएमके के साथ या डीएमके के साथ, यानी उनका मूल गठबंधन एआईएडीएमके या डीएमके के साथ था। इनडायरेक्ट वे में वो बीजेपी के साथ थे। पहली बार चाहे एमडीएमके हो, पीएमके हो या जो अन्य दल थे, वो हमारे साथ डीएमडीके जो आए वो सीधे आए हैं। तो मैं ये मानता हूं कि यदि जो आप 4 से 6 सीटें दिखा रहे हैं, यद्यपि हमारा मानना है कि हमें इससे काफी ज्यादा सीटें मिलेंगी और हम तमिलनाडु की राजनीति में एक थर्ड फ्रंट बनकर इस चुनाव में उभरेंगे, पर यदि हम आपकी सीटों को भी मान लें तो यह संकेत है कि एआईएडीएमके और डीएमके से हटकर एक तीसरा ध्रुव तमिलनाडु की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर उभरता हुआ दिखाई पड़ रहा है, जिसे मैं तमिलनाडु की राजनीति में 1967 के बाद आए परिवर्तन से, जब डीएमके के करुणानिधि प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद से सबसे बड़ा युगांतकारी परिवर्तन मानता हूं। कौन सी वजह है केवी जो तमिलनाडु में जयललिता के कद को बढ़ा रही है? देखिए, सबसे है कि एक तो उनकी सरकार की बहुत ज़्यादा विश्वसनीयता भी है और लोकप्रिय है।
उनके कुछ इस तरह के स्कीम्स उन्होंने अभी पिछले कुछ 2-3 सालों में चलाए हैं, जिसमें कि अम्मास किचन के नाम पे एक उन्होंने शुरू किया है, जहाँ पे 2 रुपए में इडली और 1 रुपए में, मतलब मेरा मतलब है कि बहुत हम खा के आए मतलब मेरे मैटर ऑफ फिगरेटिव से तो उस तरह का जो बिल्कुल पॉपुलर स्कीम्स उन्होंने चलाई हैं, और उन्होंने कई सारे वायदे और किए हैं किस तरह के वो काम करेंगे। तो एक तो ये वजह है। नहीं, हम एक चीज़ जोड़ना चाह रहे थे, इन्होंने जिक्र किया, सुधांशु जी ने अच्छा जिक्र किया कि छोटे दल सीधे समझौता कर रहे हैं। हम इसमें इसलिए हिस्सा जोड़ रहे हैं क्योंकि एलटीटी को लेके जो समझ जयललिता की रही, वो पिछले दिनों जब राजीव गांधी के हत्यारों को लेकर जब उन्होंने माफ़ करने की बात जब आई राज्य सरकार से, क्या ये एक इमोशनल मैटर करता है या मायने नहीं रखती है चीज़ें? नहीं, देखिए इमोशनल पुल है, लेकिन वो कितना चुनाव में परिवर्तन होगा वोटों पे। अगर आपको याद हो 2009 में भी श्रीलंका में लड़ाई थमी थी, उन दिनों में भी पूरा प्रहार हुआ था। उस वक्त चूंकि डीएमके की सरकार केंद्र में थी 2009 में, और उस वक्त भी आपको याद होगा कि ये बहुत सारी बात चली थी कि सेनाएं मदद देनी है नहीं दी है, विवाद बहुत चले थे। उसके बाद जब चुनाव ख़त्म हुआ तो परिणाम अलग निकले। तो ये एक भावुक मुद्दा है, कोई शक नहीं इसमें, लोगों के भावनाएं जुड़ी है, लेकिन वो चुनाव में कितना उसको फ़ायदा नफ़ा नुकसान क्या होता है ये राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से समझती हैं। और ये वजह, जैसे मैंने कहा 2009 का तो साफ था, वहाँ तो हाल फिलहाल में चुनाव, अब चूंकि अलग मुद्दे उठ के आए हैं साथ के साथ, क्योंकि जहाँ मानवाधिकार की बातें चल रही हैं, तमाम सारी बातें हैं, जेनीवा में जो चीज़ बात की, मछुआरों की समस्याएं हैं, ये सब अलग अलग। सुधांशु जी, आप लोग लगातार पार्लियामेंट में 2G का मसला उठाते रहे, करप्शन का जिक्र करते रहे, डीएमके ने कभी नहीं माना, करुणानिधि क्लीन चिट देते रहे, राजा तक को क्लीन चिट दे दी उन्होंने। और हम जिस सर्वे में एक चीज़ देख रहे हैं कि डीएमके को कोई बहुत घाटा नहीं है परसेंट ऑफ वोट के हिसाब से। देखिए सीट तो मान लीजिए घट रही है, 5 से 6 सीट घट जाएगी जो नज़र आ रहा है, 5 से 8 सीट तक, लेकिन लोग का जुड़ाव है। क्या तमिलनाडु की राजनीति में जो आप अंतर देख रहे हैं उसमें करप्शन मायने नहीं रखता है? देखिए अक्सर क्या होता है कि जब किसी भी राज्य में आप जमीनी स्तर पर जाते हैं तो ये कई बार देखा गया है कि करप्शन का इशू माने नहीं रखता है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, मुलायम सिंह मायावती चार्जशीट होने के बाद लगातार सरकारें बनाते रहे, लालू प्रसाद यादव जी बनाते रहे। आप तमिलनाडु में देख रहे हैं आप, परंतु जो राष्ट्रीय दल हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी, इनका यह कर्तव्य बनता है कि कहीं कहीं पर राजनीतिक लाभ हानि से इतर जाकर भी कुछ सर्टेन सेट ऑफ वैल्यूज के ऊपर आप एक सर्टेन स्टैंड लेते नजर आए। अब जैसे उदाहरण के लिए तमिलनाडु के बगल में कर्नाटक है, जब हमने येदियुरप्पा जी को पार्टी से हटाया था तो हमें इस बात की आशंका थी कि इसकी हमें भारी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ सकती थी। आपने देखा उनको 10% वोट मिला अकेले अपनी पार्टी बना के। इसका अर्थ यह हुआ कि उनके मतदाता पर उनके ऊपर लगे आरोपों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा। तो हो सकता है तमिलनाडु के अंदरूनी क्षेत्रों में, जैसे कि अभी आपके विशेषज्ञ कह रहे थे कि कुछ पॉपुलिस्ट स्कीम बनने से एक अलग प्रकार का मानसिक मनोवैज्ञानिक वातावरण बन जाता है, जिसमें कि बृहद स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर हुए जो भ्रष्टाचार हैं, शायद इसका प्रभाव उतना नीचे नहीं पहुंच सकता हो, ऐसा माना जा सकता। परंतु फिर भी राष्ट्रीय दलों को या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे के ऊपर कोई समझौता करने को तैयार नहीं, और उसके लिए जो भी लाभ और हानि होगी उससे थोड़ा अलग हटकर हम स्टैंड लें। शशिखर जी, ये माना जा सकता है राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस सरीखी भी तमिलनाडु को आज तक नहीं समझ पाई? नहीं, बीजेपी तो इस समय समझती हुई दिख रही है। इन्होंने जो तीसरे मोर्चे की बात कही, मैं अभी तमिलनाडु से खुद लौटा हूँ। 3-4 दिन मैंने तमिलनाडु के एक बड़े हिस्से का दौरा किया। वहाँ पर मैंने पाया कि वहाँ पर एक बदलाव की छटपटाहट लोगों में दिखाई पड़ती है। वो जो एक अंत्यज का भाव होता था इस तरह के मोदी या दूसरे लोगों के लिए, वो वहाँ दिखाई नहीं पड़ रहा है। तमिलनाडु में जो अभी भ्रष्टाचार की बात सुधांशु जी कह रहे थे, वैसे थोड़ा बदलना चाहूँगा। इस चुनाव में दिल्ली में हम यही सोचते थे कि भ्रष्टाचार के आरोपों का कोई बहुत अर्थ नहीं है। शीला जी ने बहुत काम किया है, शीला दीक्षित अपने विकास के मॉडल को लेकर उतरी हुई थी चुनावी मैदान में। हुआ क्या, एक नई आई हुई पार्टी ने सबको धोकर रख दिया। ये लोगों के अंदर परिवर्तन की एक पीड़ा थी, चाहत थी, भ्रष्टाचारियों से निजात पानी है। हो सकता है तमिलनाडु भी छोटी पार्टियों के बल पर, किसी जो एक बज़ है वहाँ पर, उसके बल पर कुछ थोड़े से आश्चर्यजनक परिणाम दे दें। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों जगहों पर बीजेपी की दस्तक है। सुधांशु जी, अब आखिरी हिस्से में आ गए हैं। आखिरी सवाल, दक्षिण को लेकर बीजेपी को लगता है कि आने वाले दिनों में रणनीति बनाने की जरूरत नए सिरे से है, या लगता है जी नहीं ठीक है जो चल रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि जैसा अभी शशि शेखर जी ने भी कहा
निश्चित रूप से हमें नई रणनीति बनाने की आवश्यकता है। हमारा मानना है कि अभी हमारी प्रभावी उपस्थिति वहां पर कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में हमारी उपस्थिति उभरती हुई दिख रही है, आपके सर्वे ने भी बताया। तमिलनाडु में हमारा मानना है कि परिणाम निश्चित रूप से हमारे पक्ष में अच्छे होंगे और हम प्रभावी उपस्थिति दर्ज करा पाएंगे। यदि यह तीनों राज्यों में हमारी यह स्थिति बनती दिख रही है, और केरल के बारे में यह कहा जाता है कि भले ही हमें सीटें न मिले मगर भारतीय जनता पार्टी का संगठन वहां बहुत मजबूत है, कुछ विशेष कारण है लोकल राजनीति के जिसके चलते हुए हमें सीटें नहीं मिलती हैं। इसलिए अगर हम इन चारों राज्यों को समग्र रूप से देखें तो जो बदलता हुआ राजनीतिक परिदृश्य है उसमें निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक नई रणनीति बनानी होगी। तेलंगाना और सीमांध्र ऐसे राज्य हो सकते हैं जहां पहली बार हम सत्ता में भागीदार भी हो सकते हैं विधानसभा चुनावों में। जी, कर्नाटक में हम सरकार में रह चुके हैं। यदि हम तीसरे मोर्चे के रूप में तमिलनाडु के अंदर उभर के सामने आते हैं तो आगामी विधानसभा चुनाव में जो हमारे पास प्रभावी लोकल लीडर्स हैं, चाहे वो रामदास जी हो, चाहे वाइको हो, चाहे विजयकांत जी हो, जो वहां के बहुत प्रभावी नेता हैं, उनके साथ मिलकर विधानसभा चुनावों में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी अहम भूमिका निभा सकती है। और इसके लिए निश्चित रूप से अलग एक नई स्ट्रेटजी हमें बनानी पड़ेगी। ओके, एक आखिरी कमेंट चाहेंगे केवी आपसे। संगठन बाद में पहुंच रहा है, मोदी पहले पहुंच गए, जी यही वजह है कि हम लोग सर्वे में दिखा पा रहे हैं कि बीजेपी की मौजूदगी है। नहीं, देखिए मोदी का नाम है और वहाँ काफ़ी अच्छा प्रभाव उसका दिखे ना दिखे दूसरी बात है। सीटों के बतौर जैसे त्रिवेदी जी कह रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी अपना वोट शेयर बढ़ाने के लिए अग्रसर है और वो शायद ये दिखेगा इस बारी में, क्योंकि अगर आप तमाम सारे इनकी पार्टियों का जोड़ें आंकलन पिछले लोकसभा चुनाव को लेकर तो 20% से आधे इनके वोट शेयर नहीं थे पिछले 2009 के चुनाव को अगर हम देखें। लेकिन उसमें अगर मोदी जी के नाम पे भारतीय जनता पार्टी कुछ कोशिश करे तो शायद वोट शेयर ज़रूर बढ़ेगा। आखिरी बात, अब तुरंत घूम के आए तमिलनाडु से, इडली पर मोदी भारी पड़ेंगे? नहीं, इडली पर मोदी भारी पड़ने नहीं जा रहे हैं, लेकिन आपका जो सवाल था बहुत अच्छा था। मैं पहली बार ये देख रहा हूँ कि बीजेपी जैसी पार्टी भी गौड़ हो रही है, एक व्यक्ति वहाँ पर मोदी आगे बढ़ रहा है और संगठन बाद में जा रहा है। जो आपका सवाल था सही है, व्यक्ति पहले जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है अगस्त भी कभी गए होंगे विद्या पार कर।